हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आप सभी तो तैयारी कर ही रहे हैं और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज प्रोवाइड कराएं और इस बार आपको टॉपर बनाएं। जितना ज्यादा आप प्रयास कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस दी जाए और उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जाए, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो आज का जो ये क्लास है बहुत ही डिमांडेबल क्लास है। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए और क्वेश्चन जो आप लेकर आइए वो केमिस्ट्री में जो 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उनको बताइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए उन सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए, जो लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिया है वो आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक होंगे, यानी कि विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं बताऊंगा। इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक है। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देर किस बात की, इतना इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में आप लोग जो भी आपको क्लास चाहिए कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। क्योंकि आपके घर पे तो मैं आ नहीं सकता, कमेंट पढ़ के ही मैं उस क्लास को आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 और 4 नंबर वाले प्रश्नों को। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है भैया, ये हमारे विलयन चैप्टर का है। अब आपको पता ही है कि विलयन चैप्टर जो है इससे न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं और सारे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये सब तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। विलयन फुल चैप्टर में आप लोग सर्च करोगे सॉल्यूशन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, तो आपको ये क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना, ठीक है। तो आज हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे हिमांक में अवनमन से रिलेटेड है। हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया हिमांक में अवनमन, उसी से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल है। ये 3 नंबर और 4 नंबर में आता है, ये ध्यान रखना। देखो पहले इसको पढ़ते हैं। 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 155 है, मतलब 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक एक है जिसका अणुभार हमें दिया गया है 155। इसको 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। मतलब ये जो 1.822 ग्राम जो पदार्थ है इसका अणुभार 155 दिया गया है और इसको हमने 100 ग्राम बेंजीन में घोला है भैया। तो बताइए विलायक क्या होगा और विलेय क्या होगा। देखो, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है। तो देखो ये जो पदार्थ है ये सिर्फ 1.822 ग्राम है, यानी कि लगभग 2 ग्राम है, और ये जो आपका बेंजीन है ये 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम ज्यादा है कि 2 ग्राम ज्यादा है? 100 ग्राम ना। तो जो हमारा बेंजीन है ये विलायक होगा और जो ये पदार्थ दिया गया है ये विलेय होगा, ठीक। घोला गया तब हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। मतलब हिमांक में अवनमन, कमी का मतलब हिमांक में अवनमन कितना पाया गया? 0.60 डिग्री सेल्सियस। पहले पढ़ो न्यूमेरिकल को। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना है, KF आपको निकालना है। तो पहले जो जो दिया गया उसको हम लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सिंपल सा है। चलो सबसे पहले हमें दिया गया है ये विलेय है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है मेरे दोस्त, तो विलेय का भार दिया गया है। विलेय के भार को हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं। स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं कि नहीं प्रदर्शित करते हैं? मैं लिख भी देता हूं, चलो यहां पे मैं लिख देता हूं विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है। इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे स्मॉल w से। ये हमें दिया गया है मेरे दोस्त, कितना दिया गया है? 1.822 ग्राम, ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखो इसका अणुभार भी हमें दिया गया, मतलब विलेय का अणुभार भी हमको दिया गया है, तो इसको भी लिख लेंगे मेरे दोस्त। देखो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार,
भार, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, विलेय का अणुभार भी हमें दिया गया है कितना, 155 ये हमें दिया गया है। अब उसके बाद क्या दिया है, ये हमें विलायक का भार भी दिया गया है, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। देखो विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू, विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू, सिंपल सा है। तो लिखेंगे विलायक का भार, किसका, विलायक का भार। देखो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि साइड में हम और सॉल्व कर सके इसको, ठीक है। तो विलायक का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ये हमें दिया गया मेरे दोस्त 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम दिया गया। अब देखो यहां पे हिमांक में अवनमन दिया गया है, हिमांक में अवनमन ये दिया गया है, अवनमन। देखो ये हमें दिया गया है हिमांक में अवनमन 0.60 डिग्री सेल्सियस, ये कमी पाई गई, यानी कि हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब बढ़ना, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। जैसे देखो क्वथनांक के उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते थे, वैसे इसको डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया 0.60 डिग्री सेल्सियस, इतना दिया गया है। हमें निकालना क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। पहले जो जो दिया जाता है उसको लिखा जाता है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं के एफ से। किससे, के एफ से। ये हमें निकालना है, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखो इस जगह को मैंने इसीलिए छोड़ा था ताकि हम फॉर्मूला लगा सके और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके, सिंपल सा है। देखो हमें विलेय का भार दिया गया था 1.822 ग्राम, विलेय का अणुभार 155, विलायक का भार 100 ग्राम, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ 0.60 डिग्री सेल्सियस एंड मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ हमें निकालना है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वही फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर दो, काम खत्म। केएफ इक्वल टू होता है, केएफ इक्वल टू होता है एम इंटू देखो एम इंटू डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, मोलल अवनमन स्थिरांक का। इसको मैंने निकाला कैसे, देखो क्वथनांक हिमांक का अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे लेकर चले जाओ, आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पे मोलल अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला लिख दिया है। किससे हमने निकाला है, देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना होगा, अगर डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है इधर भाग में इधर जाएगा तो केएफ के गुणे में हो जाएगा और ये दोनों इसके नीचे चले जाएंगे, तो आपका डेल्टा टीएफ का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पर हम लोग रखते हैं, देखो ध्यान देना, के एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना अब जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो एम क्या है, ये विलेय का अणुभार है, ये हमें 155 दिया गया है, ठीक है, इंटू डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन है, ये 0.60 दिया गया है, ठीक, इंटू कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू हमें दिया गया है 100, कितना 100 दिया गया है, अपान आपका हो जाएगा 1000, तो 1000 ही रहेगा भैया, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, हजारा, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू हमें दिया गया है 1.822, ठीक है। इसको मैं साइड में थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, देखो 155 आपका ऐसे रहेगा, रहने देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, इंटू देखो ये 0.60 है, ये 100 है, तो देखो यहां पे 2 अंक पहले दशमलव लगा है, तो इसको जब 0.60 को 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो हमारा 60 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, करके देख लो, 0.60 को 100 से गुणा करोगे तो कितना, दोनों दशमलव हट जाएगा, 2 अंक इधर, तो आपका 60 बचेगा। और ये देखो 1000 गुणे 1.822 है, तो ये 0.3 अंक पहले लगा है, इसका 1000 से गुणा करोगे तो आपका 1822 आएगा डायरेक्ट, मतलब दशमलव हट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये दशमलव हट जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब इसका गुणा हम कर लेते हैं, देखो के एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये 155 गुणे 60 है, 155 गुणे 60 जो होता है वो 9300 होगा,
अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 9300 आएगा, मतलब 155 का 60 से गुणा करोगे तो 9300 आएगा अपान 1822। ठीक है, इनको जब आप कट करोगे मेरे दोस्त तो आपका जो आंसर आएगा उसको मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो इसी से बता देता हूं मैं। जब इनको आप कट करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 5.104। ठीक है, इतना आएगा जब आप इसको कट करोगे तो हमारा KF यहां पे निकल आएगा। KF इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा 5.104। ठीक है, 5.104 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, ये आपका आ जाएगा भैया मोलल अवनमन स्थिरांक की वैल्यू। ये देखो आ गई मेरे दोस्त, आ गई, हाँ आ गई, बिल्कुल हमें सब कुछ दिया गया था, हमने इस फॉर्मूले पर रख दिया, ये हमने सारा फॉर्मूले पर रख दिया, हमारा आंसर लास्ट में आया 5.104 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, ये इसका मात्रक होगा डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, मैं साइड में हो रहा हूं, मतलब सब कुछ मैंने बता ही दिया है, क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमारा काम हो गया। इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बाकी नोट वोट हम कर लेंगे आगे। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन है और ये सेकंड चैप्टर से भी है, ये हमारे विद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 3 नंबर 4 नंबर दोनों में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब मैं आपको विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना विद्युत रसायन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखो मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो किस किस पर निर्भर करता है, ये भी आपको बताना है। चलो देखते हैं, देखो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु या इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर वैद्युत दिक स्तर इलेक्ट्रिक डबल लेयर उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब आप किसी धातु को उसी के लवण विलयन में रखते हैं तो धातु और विलयन के मध्य एक दिक स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रकट करते हैं, मतलब E0 से प्रदर्शित करते हैं और इसे वोल्ट में मापा जाता है, मतलब इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब समझो क्या कह रहा है यहां पे, मतलब जब किसी धातु को उसी के लवण विलयन में, जैसे आप कॉपर धातु को ले लीजिए, कॉपर के इलेक्ट्रोड को ले लीजिए और उसी के लवण विलयन यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दीजिए, तो उस धातु और उस विलयन जो उसका लवण विलयन है, इसके मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर सिंपल में बताऊं तो समझोगे, एक लाइन में देखो, जब किसी धातु को उसी के लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। और केमिस्ट्री की भाषा में जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्तर पर वैद्युत दिक स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना, और इसे वोल्ट में मापा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। देखो उदाहरण समझो, मैं समझाता हूं। उदाहरण, जब कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिससे कॉपर धातु और कॉपर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये रहा आपका एक शेल, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं मेरे दोस्त, ये देखो, ये आपके इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड जो है ये किस धातु के बने हैं, ये कॉपर की छड़ है, कॉपर की छड़, ठीक है, कॉपर की छड़। अब ये किस में रखा है, देखो ध्यान देना,
ऐसे डॉट डॉट करके मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये कहां रखा है, ये कॉपर सल्फेट के ही विलयन में रखा है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी कि विद्युत अपघट्य जिसको हम लोग बोलते हैं इस चैप्टर की भाषा में, ठीक है। तो जब कॉपर की छड़ को, ये आपका इलेक्ट्रोड है मेरे दोस्त, अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या कहा गया, जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, देखो ये कॉपर की छड़ है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डुबोया है, ठीक है। तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, तो ये जो कॉपर की छड़ है ये विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाएगी, जिससे कॉपर धातु और कॉपर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और उसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया, सिंपल सा है कि जब किसी धातु को उसी के लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये जो आप द्रव देख रहे हैं ये भैया कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी कि जिसको हम लोग विद्युत अपघट्य बोलते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सा था कि आखिर इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं, जैसे ये हमारे मान लीजिए ये है कैथोड, ठीक है, ये कैथोड ले लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये हो गया एनोड, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड एनोड, ठीक है। तो ये जो कॉपर की छड़ है इसको इलेक्ट्रोड हम मान सकते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड ही है, ठीक। तो जब कॉपर की छड़ को इसी के लवण विलयन में हमने रखा तो कॉपर की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हुआ, जिसको इलेक्ट्रोड विभव हमने बोला, सिंपल सा है। इसको नोट करिए थोड़ा सा, फिर हम देखते हैं ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चलो नोट हो गया मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आखिर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखो आपने जो कॉपर की छड़ रखी थी वो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड विभव हमने जाना। अब ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, सबसे पहले चालक की प्रकृति पर। जैसे आपने कॉपर छड़ को लिया है, कॉपर एक चालक की भांति व्यवहार करता है, तो उसकी प्रकृति पर यह डिपेंड करेगा। देखो जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। जैसे हमने कॉपर की छड़ ली है, अब कोई दूसरी छड़ ले लें जिसकी चालकता ज्यादा हो तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव जो है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जितनी ज्यादा चालक की चालकता होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, ठीक है। दूसरा देखो धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता पर, मतलब जो धात्विक आयन है उनका विलयन में सांद्रता कितना है उसकी सांद्रता पर भी वो निर्भर करता है। मतलब सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है, इसके फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। मतलब अगर आप लोग सांद्रता बढ़ाएंगे, सांद्रता का मतलब सांद्र, जैसे गाढ़ा करते हुए चलेंगे उस विलयन को, सांद्र मतलब सांद्रता का मतलब होता है और गाढ़ा करना, तनुता का मतलब होता है थोड़ा पतला करना, ठीक है। जैसे आप गाढ़ा थोड़ा दूध पिए और थोड़ा पतला दूध पिए तो वही चीज है, ठीक। तो देखिए धात्विक आयन की विलयन में चालकता सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, अगर आप सांद्रता को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव घटेगा, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है, इसके फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। तीसरा टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है मेरे दोस्त, तापमान पर। देखो इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है, जो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण बढ़ता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ताप बढ़ाते जाएंगे उसका इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनन बढ़ जाता है। बस हो गया, इलेक्ट्रोड विभव इन्हीं सभी कारकों पर निर्भर करता है। इसको भी आप करिए नोट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं भैया तब तक छोड़ेंगे नहीं, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, आगे आगे देखिए होता है क्या, बस बने रहो हमारे साथ। चलिए ये क्वेश्चन मैं हटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का होगा, चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी का न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी और यहां पे मैंने लिया है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल आप लिख कर ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ देखिए मत कि 2 ही लाइन में है, कितना बड़ा होगा। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे लगेगा और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूमेरिकल में केमिस्ट्री के दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों का यूज होगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करें। देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% यानी कि 10 मिनट में पूरा होता है। मतलब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो हो रही है, उसका आधा भाग जो है यानी कि 50% भाग जो है वो 10 मिनट में पूरा होता है। तो ये हमें अर्ध आयु काल दिया गया है। अर्ध आयु काल क्या होता है? कोई भी रिएक्शन जब 50% पूरी होती है उस समय को अर्धायु काल बोलते हैं। अर्ध का मतलब आधा, ठीक है। अब देखो, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूरा होगा? मतलब 50% भाग तो 10 मिनट में पूरा हो जाता है और 80% भाग कितने मिनट में पूरा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखो, सबसे पहले हमें अर्ध आयु काल दिया गया है, यानी कि आधा भाग जो 50% है वो 10 मिनट में पूरा होता है, यानी कि अर्ध आयु काल दिया गया है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। ये हमें दिया गया है मेरे दोस्त। देखो, अर्ध आयु काल को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें 10 मिनट दिया गया है, 10 मिनट, ठीक है। समझ में आया? अब यहां से हम पहले वेग स्थिरांक निकालेंगे। देखो, टी हाफ के पदों में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ। ये फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है, मतलब अर्धायु काल के पदों में। ये वाला फॉर्मूला याद रखना मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पर रखकर पहले हम वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं, फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां से हम लोग वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। कितना आएगा? k इक्वल टू आपका आएगा 0.6932 अपान, देखो टी हाफ के जगह पर 10 रखेंगे और ये मिनट इनवर्स में आएगा, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स और बड़ा वाला मात्रक मिनट इनवर्स। देखो, मैंने यहां पे इसको सेकेंड इनवर्स में नहीं बदला है, ठीक है। अगर इसको सेकेंड में बदलते तो 60 से गुणा करना होता, लेकिन हम ऐसे रहने देंगे, हम आंसर मिनट में लाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या लिखा है कि आधा भाग 10 मिनट में पूरा होता है, तो 80% भाग कितने समय में पूरा होगा? मिनट में दिया है तो हम 80% भाग कितने समय में होगा वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो इतना हमने मिनट इनवर्स लिख दिया, ठीक, क्योंकि मैंने सेकंड में नहीं बदला, इसीलिए मैंने सेकंड इनवर्स नहीं लिखा है। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, क्योंकि हमें तो मेन जो निकालना है वो 80% भाग कितने समय में पूरा होगा यही तो निकालना है। तो अब हम उसको निकालते हैं। देखो, एक और फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, वो फॉर्मूला है k इक्वल टू, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से हम समय निकालते हैं। k इक्वल टू 2.303 अपान टी, ठीक है, लॉग a अपान a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है a अपान a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। ये दूसरा फॉर्मूला है। वो जो फॉर्मूला था ये अर्ध आयु काल के पदों में था, ये फॉर्मूला आपको समय में निकालना होता है या वेग स्थिरांक भी पूछा जा सकता है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पे देखो, k है वेग स्थिरांक, t है समय, जो हमें अभी निकालना है कि 80% भाग कितने समय में पूरा होगा। a है आपका अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अब भैया रिएक्शन हो रहा है तो उसमें अभिकारक तो होगा ही, तभी तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और a माइनस एक्स है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो बताइए प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी? प्रारंभिक सांद्रता 100% होगी और t समय पश्चात यानी कि हमें 80% भाग होने में निकालना है, कितना समय लगेगा? तो 100 में से 80 घटा दोगे तो आपका a माइनस एक्स आ जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो देखते हैं, यहां पे लिखेंगे माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, सांद्रता A हो,
ए तो होगा ही भाई अब प्रारंभिक सांद्रता को ए से डिनोट करते हैं, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब की ये सांद्रता है, ठीक है। तो ए को हम 100 मानते हैं क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता को हम हमेशा 100 लेंगे, क्योंकि प्रारंभ में उसकी सांद्रता 100% होती है, तो 100 लेंगे, ठीक है। अब टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? टी समय पश्चात यानी कि टी समय के बाद अभिकारक की सांद्रता इसको हम लोग डिनोट करेंगे मेरे दोस्त a माइनस एक्स से, ठीक है। टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता को हम लोग डिनोट करेंगे a माइनस एक्स से। ये कितना होगा? देखो आपको करना क्या है, a में से यानी कि 100 में से x के जगह पर क्या रखेंगे? जितना परसेंट आपको निकालना है। जैसे 80% भाग कितने समय में पूरा होगा, तो x के जगह पर 80 रखेंगे। अगर यहाँ पे 60% भाग कितने समय में पूरा होगा, तो 60 रखते। 70% होता तो 70 रखते, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा a माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम इसी वैल्यू को उठाकर उसमें रख देंगे, तो a माइनस एक्स की वैल्यू जो हमारी आई वो आई भैया 20। कितना आया? 20 आया, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a की वैल्यू 100 रखते हैं, t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स की वैल्यू 100 माइनस 80 रखेंगे, यानी कि 20, ठीक है। मतलब जितना परसेंट आपको निकालना है उतना यहां पे रख देंगे, बस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, ये देखो अब हम लोग इस फॉर्मूले पे रखते हैं वैल्यू को। तो k इक्वल टू, देखो k की वैल्यू अभी हम बाद में रखेंगे, पहले इसकी रख देते हैं, ठीक है। तो k इक्वल टू आपका होगा, ध्यान देना, 2.303 अपान t, तो ऐसे रहेगा log, ठीक है। a की वैल्यू हम रखेंगे 100, ये देखो मैंने लिखा है 100 अपान a माइनस एक्स की वैल्यू 20 रखेंगे। इसको कट करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? दोनों को कट करो तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे एक काम और करो, देखो भैया इस k की वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली थी, अगर नहीं निकाला होता तो आज कैसे रखते? तो ये k जो हमने निकाला है इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे इस k के जगह पे, और इस t को बाद में उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें निकालना t है, ठीक है। तो k के जगह पे रखेंगे 0.6932 अपान 10, ये k के जगह पर हमने रख दिया, इक्वल टू 2.303 अपान t, ठीक है। और log 5 हो जाएगा ये log 5। अब log 5 की एक वैल्यू होती है, वो ध्यान देना, चूंकि log 5 इक्वल टू होता है 0.6989, ये होती है वैल्यू log 5 की, इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम log 5 की वैल्यू तो रखेंगे, साथ में इस t को उधर ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें निकालना t है। तो t इक्वल टू हमारा कितना होगा? ध्यान देना, t इक्वल टू हमारा कितना होगा? ये t उधर गया तो 2.303 आपका इधर बचा, इनटू देखो 10 यहां पे भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में ऊपर चला जाएगा, तो 10 हो गया, अपान देखो ये जो है इधर ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे चला आएगा, तो 0.6932 हो जाएगा, ठीक है। और t आपका उधर चला ही गया क्योंकि t ही हमें निकालना, इनटू log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो ये दोनों लगभग बराबर हैं, 0.6989 और 0.6932 लगभग बराबर हैं। चाहो तो डायरेक्टली काट सकते हो, एक आएगा, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से हम काटेंगे। देखो 0.6989 थोड़ा सा बड़ा है 0.6932 से, तो आपको जब एकदम एग्जैक्ट आंसर लाना होगा आपको, तो कितना आएगा? जब इसको काटोगे तो 1.0082 आएगा लगभग, ये ठीक है, इतना आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखो t इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा ध्यान देना, ये 2.303 है, इसका 10 से गुणा करोगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 23.03 आ जाएगा, ठीक है, इनटू ये इसको मैंने काटा था तो 1.0082 आया था। देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू ला रहा हूं इसीलिए मैंने काट दिया, ठीक है। अब t इक्वल टू यहां पर हमारा फाइनली आ जाएगा, थोड़ा ऊपर मैं लिख देता हूं, चलो इसको मैं इरेज करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। t इक्वल टू हमारा कितना आएगा, आंसर फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, t इक्वल टू आपका आएगा, देखो ये 23.03 है, इसका 1.0082 से गुणा होगा तो ये लगभग 23.22 आएगा, 23.22 मिनट,
क्योंकि ये आंसर मिनट में आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमने मिनट में वैल्यू रखी है वेग स्थिरांक की, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तो इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। देखो, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूरा होता है। इस अपक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूरा होगा? तो हमें आधा भाग दिया गया था, अर्धायुकाल 10 मिनट, हमने अर्धायुकाल से वेग स्थिरांक निकाल लिया। इसका फॉर्मूला 0.6932/t हाफ, 0.6932/10 मिनट इनवर्स, ठीक है। अब हमने लगाया अपना मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला k = 2.303/t log a/a-x। तो यहां पे माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a जो है उसकी वैल्यू 100 लिख दिया। t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता a-x जो है, तो 100 में से 80 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 80% भाग आपसे पूछा जा रहा है, तो 100 - 80 यानी कि 20 आ गया, ठीक है। अब k = हमने वैल्यू रखा 100/20, ठीक है। तो ये 5 आ गया, ठीक, 5 आ गया। जब इसको कट किया हमने log 5, तो 0.6932/10, ये log 5 की वैल्यू 0.6989। फिर हमने क्या किया, t को हम उधर ले गए, तो हमारा ये 2.303 × 10/0.6932 आया। log 5 की हमने वैल्यू रखी, इसको कट किया तो 1.0082 आया, और ये 10 से गुणा हुआ तो 23.03 आया। इसका 1.0082 से गुणा हुआ तो t = 23.22 मिनट लगभग आया। आप कह सकते हैं कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूरा होता है, तो इस अपक्रिया का 80% भाग 23.22 मिनट में पूरा होगा। चलो, हो गया सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। मैं साइड में होता हूं, आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको इरेज करूंगा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो, इसको हटाते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से। आभासी एकाणुक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होते हैं? देखो, एकाणुक अपक्रिया का मतलब जिसकी आणविकता 1 हो, लेकिन आभासी एकाणुक अपक्रिया का मतलब देखो, वो अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, मतलब जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, वो आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। मतलब ज्यादातर जो रिएक्शन होते हैं उसकी अभिक्रिया की कोटि भी 1 होती है और आणविकता भी 1 होती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आभासी एकाणुक अपक्रिया है, ठीक है। तो वो अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं दोस्त, एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल मतलब जब शर्करा का जल अपघटन कराएंगे, शर्करा का मतलब जो चीनी हम लोग यूज करते हैं, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। इसका कराएंगे जल अपघटन, इसका H2O से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, H+ आयन, ठीक है। मतलब क्या बनेगा, देखो, जब हम शर्करा का जल अपघटन कराते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, C6H12O6 और प्लस C6H12O6, ये इसमें टूट जाएगा। मतलब इनका नाम है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, इनका नाम है शर्करा और इनका नाम है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और इनका नाम है फ्रक्टोज। दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं भाई, लेकिन डिफरेंस है, ठीक है, फ्रक्टोज। अब देखो, ये रिएक्शन है आपका। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस कोटि की अपक्रिया है, तो कुछ हमारे जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो कहेंगे सर ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, लेकिन रियल में ये द्वितीय कोटि की नहीं है, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। क्योंकि अपक्रिया की कोटि क्या होती है, जो अभिकारक आपने यूज किया है, ठीक है, इसमें जिसकी सांद्रता परिवर्तित होगी उसी को हम अपक्रिया के वेग में लेंगे, वही अपक्रिया की कोटि होगी। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो चीनी का जल अपघटन हमने कराया, तो चीनी की सांद्रता में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए जब अपक्रिया का वेग निकालेंगे तो सिर्फ हम शर्करा को ही अपक्रिया के वेग में रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। और आणविकता क्या होती है, आणविकता का मतलब जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उन्हीं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो देखो, शर्करा के एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, जल का एक मॉलिक्यूल है, ये अभिक्रिया द्विआण्विक है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा शर्त नहीं है। जबकि कोटि में
क्योंकि चूंकि शर्करा की ही सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। मतलब जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है अभिकारक की, वही अभिक्रिया की कोटि होती है। ऐसा नहीं है कि सबको रख दें। तो ये क्या होगा, इसमें अगर हम अभिक्रिया का वेग निकाल लें, मान लीजिए अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग निकाल लें, वेग, ठीक है, अगर हम लोग निकालें मेरे भाई अभिक्रिया का वेग, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा के है वेग स्थिरांक, C12H22O11। देखो यही जो आपका अभिकारक है, इसी की सांद्रता में केवल परिवर्तन हो रहा है और इसके घात 1 है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, अतः लिख दो इसके घात 1 है, तो अभिक्रिया के वेग में अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है उसके जो घात होते हैं उसी को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अतः ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अब कोई पूछे आपसे आणविकता कितनी होगी, तो चूंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, 2 अभिकारक हैं, तो इसकी आणविकता भैया 2 होगी, ये द्वि आणविक अभिक्रिया होगी। तो आप लिख लीजिएगा, चूंकि अभिकारक में 2 अणु भाग ले रहे हैं इसीलिए ये द्वि आणविक अभिक्रिया होगी, यानी कि द्वि आणुक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया, तो वही तो डेफिनेशन में आपको बताया गया है। देखो ऊपर ध्यान दो, आप इसका भी रीजन लिख सकते हो कि ये कोटि क्यों होगी प्रथम कोटि की, लिख देना, क्योंकि शर्करा और शर्करा का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो केवल शर्करा की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसकी आणविकता जो होगी वो द्वि आणविक अभिक्रिया होगी। वही ऊपर कहा गया था, वो अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी कोटि 1 है लेकिन आणविकता 1 नहीं है, द्वि आणविक अभिक्रिया, मतलब 2 अणु हैं इसमें। ठीक है, तो ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। बस हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा, 3 नंबर 4 नंबर वालों को। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमारा जो कारवां है वो यहीं पर रुकेगा। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेंशन बिल्कुल मत लेना, जब तक है सर नो टेंशन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।